हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह जो टॉपिक है वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2350 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 ईसा पूर्व में खत्म हो जाती है, और हड़प्पा सभ्यता के 250 वर्षों के बाद प्राचीन भारत में एक नवीन संस्कृति सामने आई, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसे वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो उत्तर वैदिक, या फिर उत्तर वैदिक मतलब कि ऋग्वेद के जो बाद का जो काल होता है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जो आर्य शब्द का अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, अभिजात या फिर उत्कृष्ट, और आर्यों को ही वैदिक संस्कृति के निर्माता माना गया है। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वह मध्य एशिया से भारत में आए थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है इस पर। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि आर्य जो थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका सही आंसर है संस्कृत, क्योंकि हमारे जितने भी वेदों की रचना हुई है यह संस्कृत में ही हुई है। अगला प्रश्न है, किस वेद से हमें प्राचीन वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति या फिर श्लोक और 10,500 से भी ज़्यादा इसमें ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसे नदी तो यानी कि नदियों का प्रमुख भी कहा गया है। ऋग्वेद में 1 बार गंगा तथा 3 बार यमुना नदी का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ? तो इसका सही आंसर है सिंधु, और यह ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पशु पालक। जो आर्यों का आरंभिक जीवन था यह पशुचारण था, और जो वैदिक सभ्यता को हम देखते हैं यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता होती है, जबकि इससे पहले की जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो सभ्यता नगरीय सभ्यता होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के किस प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा अवेस्ता, जो कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की बहुत सारी भाषाएं इसी ग्रंथ से मिलती है। वेद त्रयी कौन से वेदों को संयुक्त रूप से कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद, जो कि अथर्ववेद में है, इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है, और ऋग्वेद में जो 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, और इंद्र को ये युद्ध देवता भी ऋग्वेद में माना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो जहाँ ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल के इंद्र होते हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल के प्रजापति होते हैं। प्रजापति जिन्हें सृजन के देवता कहते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, और इसके जो रचयिता थे वह धर्मदेव थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था, जबकि जो चिनाब नदी उसे स्किनी तथा सतलज को सुतुद्री नदी के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य से संबंधित है, और यह देवी सावित्री को संबोधित है, और जो 3रा मंडल है इसका रचयिता है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा जो 9वां मंडल है यह सोम कौन थे? तो सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है वह गायों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो अघन्या का मतलब होता है कि जिस पशु को न मारा जाए। तो गाय की हत्या करने वाले या फिर गाय को घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड या फिर देश से निकाले जाने की सजा थी, और जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वैदिक काल में वह गायों के लिए ही होती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाले स्वेच्छाकारी कर को क्या कहते थे? तो जो प्रजा थी वो राजा को स्वेच्छा से कर देती थी तो उसको बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में। तो पहला मंडल और 10वां मंडल जो कि सबसे अंतिम में जोड़ा गया है ऋग्वेद में, तो इसी में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे जो
अगला प्रश्न है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा परुष्णी नदी, जिसको हम लोग आज रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो युद्ध था वह राजा सुदास और 10 जनों यानी कि 5 जो थे वह आर्य राजा और 5 अनार्य राजा, जिसमें अंततः राजा सुदास विजयी होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर हुआ यजुर्वेद। अगला प्रश्न है अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, और जो सबसे अंतिम जो वेद है चौथा वेद अथर्ववेद, उसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री यथी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा विदत, जो कि सबसे प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। अगला प्रश्न है वेदांग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा वेदांग 6 है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त जो कि शब्दों की उत्पत्ति का आधार माना गया है, और कल्प, कल्प को क्या कहते हैं? तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन माना गया है इसको। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जैमिनी, और यह कर्म के सिद्धांत से संबंधित है जो मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा। अगला प्रश्न है वेदांत उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बादरायण। अगला प्रश्न है 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा जो ब्राह्मण, क्योंकि इस समय ब्राह्मण सबसे शक्तिशाली माने गए हैं और वर्ण व्यवस्था में ये उच्च माने गए हैं। तो अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा चावल, जबकि यौ जो शब्द है वह जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल, और जो पहला और 10वां मंडल है इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ जो विवाह होता है उसे अनुलोम विवाह, और इसी का उल्टा होता है प्रतिलोम विवाह, जिसमें उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संख्या किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा रामायण को दी गई है। अगला प्रश्न है महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जय संहिता कहा जाता है महाभारत को। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? तो पाणिनि को कहा जाता है, यह संस्कृत के व्याकरण है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है सूल व सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ज्यामिति, और इसी में हमें वैदिक गणित देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मनु स्मृति, मनु जो कि प्रथम विधि निर्माता माना गया है मनु को, और इसकी जो रचना हुई थी वह शुंग वंश के टाइम हुई थी। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी, और जो वर्णों का आधार था वह कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था, और जो समाज था वह 4 वर्ग में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है प्रेम विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो इसका सही आंसर होगा ये गंधर्व प्रकार का विवाह है। तो प्रेम मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख है, उसी में से एक प्रकार है गंधर्व। अगला है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कर्णाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण किस उपनिषद से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा जाबालोपनिषद से हमें मिलता है। और जो ये 4 जो आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य जो कि 0 से लेकर 25 साल तक, और जो गृहस्थ होता है यह 25 से लेकर 50 साल तक, और जो वानप्रस्थ होता है यह 51 से लेकर 75 साल तक, और जो ब्रह्मचर्य होते हैं ये वानप्रस्थ उनको क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। और जो सबसे अंतिम होता है वह होता है संन्यास, जो कि 76 से लेकर 100 साल तक माना गया है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो गांव के मुखिया है उनको ग्रामीणी कहा जाता था। और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न भगवान का 10वां और अंतिम अवतार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्कि अवतार। तो इस तरह ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद से हमारी जितने भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।